अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको एक ऐसे इदारे में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को CSS, NTS, PMS और ऐसे टेस्ट मुकाबले के इम्तिहान जिनसे बच्चों को रोज़गार दिया जाता है, नौकरी मिल जाती है, उन टेस्ट की तैयारी की जाती है और ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है। ये इदारा कौन चला रहा है, आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ जनाब सर वकार मौजूद हैं। ये बच्चों को CSS की, NTS की और वन पेपर की मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कराते हैं और अब तक मुख्तलिफ जो है इदारों में इनके बच्चे पढ़कर जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आइए चलिए और हमें दिखाइए आपकी एकेडमी, ये महदूद वसाइल में ये जो आप इदारा चला रहे हैं ये कैसा है। सबसे पहले तो ये बताएं कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है। ये 2015 से स्टार्ट है। वैसे अदारा 2013 से है, लेकिन 2015 से मैंने जॉब की तैयारी करानी शुरू की थी और ये एक इंसिडेंटली स्टार्ट हुआ था। कोई मेरा शौक़ नहीं था कि बच्चों को जॉब की तैयारी कराऊँ। मेरा भी वही शौक़ थे जो सुनने वालों के शौक़ हैं। एक घर होना चाहिए, ठीक है, पैसे होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी होनी चाहिए। लोगों की सर्व करने का मेरा ज़रा भी ज़हन नहीं था। लेकिन बस एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने मेरे ज़हन को इस तरह मुंतकिल कर दिया। मैं DHA में इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा था, राइट, सेमी गवर्नमेंट जॉब थी, राइट। और उस दौरान मैंने एक जगह पर जो सा राइट छुट्टियां थी मेरी MPS के पेपर के दौरान, तो मैं क्लास में एक जगह पढ़ाने वैसे ही चला गया। हालांकि पढ़ाने का शौक़ भी नहीं था। तो 8th क्लास थी। मैंने पूछा कि बच्चों क्या बनना है, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, फलाना फलाना। मैंने पूछा MCAT क्या होता है, सब बच्चे खामोश। मैंने पूछा ECAT क्या होता है, सब खामोश। मैंने हज़ारों सवाल पूछे तो किसी के पास सवाल का जवाब नहीं था। यानी ख्वाब थे लेकिन रास्ते नहीं थे, कैरियर पाथ में। हाँ जी। तो उस दिन मैं समझ गया कि यार पाकिस्तान में टैलेंट ना मिट्टी के अंदर दफन हो जाएगा। इन सब को कम से कम रास्ता अगर पता हो तो शायद 100 में से 10 बन जाएं, 20 बन जाएं, 30 बन जाएं। तो बस वो दिन है और आज के दिन है। हर बच्चों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो वो बनना चाहता है उसकी सड़क क्या है, चलना तो उसने खुद है। तो कितने लोग मुकाबले का इम्तिहान पास करके आगे इदारों में सर्व कर? तादाद नहीं पता। ये तो तादाद जब से TV चैनल पे आना शुरू हुआ हूँ, जब से मैंने थोड़ी फिगर्स काउंट करने शुरू किए हैं। मैं सिंपल से शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकता हूँ कि अभी देखें पंजाब पुलिस की जो भर्तियाँ हुई हैं, 700 स्टूडेंट्स मेरे भर्ती हुए हैं। 700 स्टूडेंट्स का भर्ती होना बहुत बड़ी बात है। यानी कि हर थाने में एक स्टूडेंट जाना, हर इलाके में एक स्टूडेंट जाना, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो खारियाँ है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो बिहाड़ी है, सिंध में, रेंजर में, FIA में, नैब में। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर मेरा स्टूडेंट ना भर्ती हुआ हो। एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बाकी सारे हैं। आपने एक आवाज़ उठाई थी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो क्या मामला? एक्चुअली मिस्टर चिप्स की जो बुक है सेकेंड ईयर के अंदर अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, वो एक फजूल तरीन किताब है जिसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसमें बताया जाता है कि चिप्स कैसे पढ़ता है, ये होता है, वो होता है, स्कूल जाता है। मेरे ख्याल से उसकी जगह अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल की जाए तो बच्चों को बेसिकली नॉलेज पता चल जाएगा और पता चलेगा कि एक लीडर कहते किसे हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की और इमरान खान के दौर में उसे इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर भी जारी हो गए। लेकिन इमरान खान का दौर भी ख़त्म हो गया, शहबाज शरीफ का दौर आ गया, दैन दोबारा आ गया, लेकिन किसी ने उस तरफ दोबारा नज़रसानी नहीं की और वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। वो चीज़ पेंडिंग में है, करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए। हाँ जी, वो होना चाहिए। मिस्टर चिप्स का भी रिक्वेस्ट है कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसकी जगह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आना चाहिए ताकि लोगों को बेसिक नॉलेज पता हो। अच्छा ये बताएं कि महदूद कितना आपके पास ये फर्नीचर कितना है, किताबें कहाँ से आती हैं, पेंसिलें कापियाँ कहाँ से आती हैं, ये है तमाम? देखें, मैंने ना ज़्यादातर मैं जो लाइफ स्टोरी पढ़ता हूँ वो मेरे फ़ारूक अज़ानों की ज़िंदगी पढ़ता हूँ और उनकी ज़िंदगी को मैंने जितना स्टडी किया है ना, मुझे इतना समझ आया कि उन्होंने अगर सर के नीचे ईंट रख के सोओगे ना फिर ही तुम्हें मज़दूर का दर्द होगा। इसीलिए मेरा लिविंग स्टैंडर्ड लो है, क्योंकि अगर मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बच्चों के साथ सेल्फियाँ तो लूँगा लेकिन उन्हें तैयारी नहीं कराऊँगा। तो इसलिए मैंने पैसे से मोहब्बत नहीं की। थोड़ी सी मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ जिनसे मेरे घर का गुजर बसर होता है। मतलब एक जानिब सिलसिला रोज़गार है तो वहाँ से जो कुछ बचता है वो आप यहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट क्या करना है, यहाँ बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, तालीमी सूरत। रोज़गार नहीं आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जीने के लिए अगर आपको पानी चाहिए ना तो पानी मेरे पास है लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने जीने की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें ज़रूरतें हैं ना, बुनियादी ज़रूरत, वो भी लिमिटेड, उनमें भी लिमिटेशन में रखी। फिर कोई हिडन चार्जेस नहीं? कभी कभी ख्याल आया कि यार इतने बच्चे जो है वो आगे चले गए हैं तो कोई चार्जेस, मिनिमल चार्जेस रख लिए जाएं या कोई बेसिक फ़ी रख ली जाए? बहुत लोगों ने फोर्स किया, इंक्लूडिंग माई फैमिली और एवरीथिंग, राइट। जब मेरे बुरे हालात आते हैं तो सब मुझे यही बोलते हैं कि यार एक दो से ले लो यार, सबसे ना लो। इवन के बहुत लोग आगे मुझे बताते हैं। मैं सिर्फ इतना मेरे ज़हन में है कि जब चीज़ है अल्लाह की रज़ा के लिए तो मेरा लेना बनता ही नहीं है। और मैं चाहे अमीर हो गरीब हो किसी से नहीं लेता, इसलिए ताकि मैं झूठ ना बोल सकूं। अगर मैं आपसे 50,000 लूँगा आपके बच्चों को तैयारी कराने के लिए तो मैं आपको झूठी झूठी तसल्लियाँ दूंगा। जब मैं आपसे पैसे लेते ही नहीं हो तो मैं दोनों को ईमानदारी से मेहनत करा। यानी कि इल्म बेचा नहीं जाता, इल्म बांटा जाता। हाँ जी। और मेरे ख्याल से अगर मेरे स्टूडेंट्स इतने महकमों में अगर गए भी हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो कहीं ना कहीं बेईमानी को रोकने में कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं, मुश्किलात भी पेश आती हैं तो कभी कभी फिर
ہوتا ہے ایسا کہ مشکل سامنے آ جائے تو پھر کیا فریاد کیا ذہن میں آتا ہے؟ مشکلات بہت آتی ہیں. کبھی کبھار تو اس کام کو چھوڑنے کو بڑا دل کرتا ہے, کبھی کبھار بڑی عجیب عجیب سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. میں نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا, آج پہلی باری آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں. آج سے 4-5 سال پہلے میں نے ایک باری اس کام کو چھوڑ دیا تھا. وجہ یہ تھی, میں نے ایک بچے کو پاکستان نیوی کی تیاری کروائی اور بچہ پاکستان نیوی کے اندر چلا گیا. جانے کے بعد آفٹر دی ٹریننگ میری اس سے فون پہ پہلی بات ہوئی, تو میں نے کہا بیٹا تمہارا ایک کزن تھا, وہ ایک باری فیل ہوا تھا, کیا تم نے اسے میری اکیڈمی کا بتایا؟ تو اس نے کہا نہیں سر. میں نے کہا کیوں نہیں بتایا؟ کہہ رہا سر آپ برا مان جائیں گے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح. کہتے سر وہ طاہر ابو کا بیٹا تھا, تو امی ابو نے منع کیا تھا کہ اسے نہیں بتانا ورنہ وہ بھی ہو جائے گا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اتنی جیلسی کہ تمہیں میں نے 6 مہینے تیاری کرا کے ریکمنڈ کرایا, اور تمہیں اتنی جیلسی کہ تم اپنے طاہر کے بچوں کو میرے تک رسائی نہیں دے رہے. تو اس دنیا کے جو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان میں ہرس و بس اتنی پڑی ہوئی ہے کہ دینے کی تو عادت ہی نہیں نا, اور کسی کو کامیاب کرنے کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتے. تو میں نے پھر کام ہیلپ کرنی چھوڑ دی تھی کم سے کم 1.5 مہینہ, اور مجھے بہت فون آتی ہے. میں نے کہا میں نے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی. تو مجھے سندھ سے ایک کال آئی, ابھی بھی یاد ہے وہ بات. اس لڑکے نے مجھے کہا کہ سر وجہ بتائیں چھوڑنے کی. میں نے اسے پوری کہانی سنا دی. تو اس نے مجھے کہا کہ سر میرے پاس کیمرے والا موبائل نہیں ہے, لیکن میں 1 مہینے سے آپ کے ایک SMS کا رپلائی کا ویٹ کر رہا ہوں. اگر وہ برا تھا تو سارے برے تو نہیں ہو سکتے. وہ دن ہے اور آج کے دن ہے, میں سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. کسی کو ریکمنڈ کراتا ہوں, اس بچے سے میں نے آج تک نہ کوئی امید رکھی ہے نہ امید رکھوں گا. بہت اچھا ہے. اچھا جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ کتنی کلاسز ہوتی ہیں, دن میں کتنی ہوتی ہیں, رات میں کتنی ہوتی ہیں, شام میں ٹائم ٹیبل کیا ہے پڑھانے کا؟ ابھی تک لائف میں سنڈے نہیں دیکھا, اتنا کہہ سکتا ہوں میں. سنڈے میرا منڈے ہے, ٹھیک ہے, اور میرے سیشن مارننگ ٹائم ہوتے ہیں, صبح 7 بجے, 6 بجے, 5 بجے بلا لیتا ہوں. اور کراؤڈ کے لحاظ سے آتے ہیں, کبھی پارک میں, کبھی کس پارک, کبھی کسی شہر, کسی بھی شہر میں جاتا ہوں. مطلب کوئی قید و بند نہیں ہے, کسی بھی ایج کے بچے کو آپ پڑھا بھی لیتے ہیں, اور جو آپ کی اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرا؟ سر اس کے لیے میں خود بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. میں خود ہائی کوالیفائڈ ہوں, MPhil ہوں. میں نے PhD کا اسکالرشپ ٹیسٹ میں پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا, اور لیکن PhD نہیں کنٹینیو کر سکا کیونکہ فائنینشلی پرابلم تھے, پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور میں ہائی کوالیفائڈ ہوں, ہائی اسکلز ہیں میرے پاس, اسی لیے میں تیاری کرا پاتا ہوں, ورنہ ایسے نہیں ہے آپ CSS کی تیاری ایسے کیسے کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خود تیار مکمل تیاری کی جائے, پھر اس کے بعد ہاں دن رات. میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اگر میں قرآن مجید جتنا پڑھتا رہا ہوں نا, اتنا ہی CSS کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں, تاکہ ان بچوں کو وہ 3 لاکھ والا ٹیسٹ فری میں پرووائڈ کر سکوں. اور ایک ریکویسٹ آپ کی میڈیا سے کرنا چاہتا ہوں, تمام گورنمنٹ آف پاکستان سے سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کائنڈلی یہ PPSC, NTS, FPSC پہ جو ٹیسٹ کے چارجز ہیں نا 500, 1000, 2000, یہ بچوں سے لینا بند کر دیں. کبھی کبھار بچوں کے پاس آنے کا کرایہ تک نہیں ہوتا. نوکری مت دیں آپ, نوکری تو 500 میں سے ایک کو دیں گے, کم سے کم ان سے پیسے لینا تو چھوڑ دیں یار, اتنا تو کر دیں. یہ بنیادی ضرورت ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, اس پہ جو ہے کچھ چیزیں یہ ہونی چاہیے. اور بچوں کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے موٹیویشن اسپیکرس کی کتابیں پڑھتے ہیں, بڑے رائٹر کی کتابیں پڑھتے ہیں, کیا آپ لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میرے خیال سے کسی اور رائٹر کی کتاب پڑھنے کا آپ کو حق ہی نہیں ہے. بہت شکریہ جی. سر وقار وحید ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی ہڈن چارجز کے جناب وہ لوگوں میں تعلیم بانٹ رہے ہیں, علم بانٹ رہے ہیں, اور ان کے لگائے ہوئے پودے جو ہے وہ پھلدار درخت بن چکے ہیں. یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.